हेलो एवरीवन। ये नए ग्रुप के। हेलो मैम। हेलो, कैसे हो सुश्री? गुड मैम, एंड यू मैम? कैसे हो पेपर? आवाज कट रही है यार। था नहीं, प्रीवियस ईयर से अच्छा था। अच्छा, मतलब आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा, दोबारा रिपीट करोगे एक बार? आई थिंक शी कांट हियर मी। बाकी लोगों के मुझे यहाँ पे नाम नहीं दिखाई दे रहे। ओनली नेम आई कैन सी इज ज्योति। हाय ज्योति। Hi, हाउ आर यू? I'm doing good. How are you? गुड टू। सो कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योर बैकग्राउंड? Uh, I have done my graduation in English literature from Delhi University only, and I'm currently pursuing masters in gender and development studies वेयर? from IGNO only. ओके ओके। ओके, so have Yeah. you given this exam before? No, it will be my first attempt. Okay, okay, good. Okay. Like I'm still in my master's final year. Okay, okay. That will be very fresh for you. That's good. Yeah. Hmm. Okay, what about others? यहाँ पे मुझे फोन्स के नाम शो हो रहे हैं: मोटो E7 प्लस, गैलेक्सी M21, रियलमी नार्जो 20। तो जिस जिसका भी है एक एक करके बता दो सब लोग अपने बारे में। हेलो मैम। हेलो। हाँ जी, व्हाट्स योर नेम? आपकी तबीयत? हाँ। मैम श्रेया। ओके ओके ओके, श्रेया, यस यस, आई नो यू। मेरा टाइफाइड अभी भी है यार, मेरे को 2 महीने पहले भी था। तो इट्स रेकरिंग, मतलब वो ठीक ही नहीं होता, 1-2 महीने बाद दोबारा से आता है। तो मुझे कोई परमानेंट वैक्सीन ढूंढनी पड़ेगी उसकी, बट फॉर नाउ आई एम गुड। बीच में थोड़ा थोड़ा एग्जॉशन होता है, बाकी ठीक है। तो श्रेया, यू तो यू आर द सेम श्रेया नो हु टेक्सटेड मी कि आप पिछला वाला कोर्स नहीं ज्वाइन कर पाए थे? नो मैम। ओके, आई थॉट। ओके, सो यू आर वेरी फ्रेश टू दिस कोर्स ना, आपने अभी अभी नया ही कोर्स ज्वाइन करा, आपने पिछला तो नहीं ज्वाइन किया था? नो मैम। ओके ओके। तो आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बता दो थोड़ा। मैम मैंने ग्रेजुएशन हिस्ट्री में किया है पटना यूनिवर्सिटी से, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से मैंने मास्टर्स किया है हिस्ट्री में। ओके, कब किया था? मैम इस साल खत्म हुआ है। इस साल खत्म हुआ है। ठीक है। कैसे, पहले फिर पेपर भी नहीं दिया होगा आपने वुमेन स्टडीज का ना? नो मैम। ओके ओके, चलो। हुज नेक्स्ट? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मैं लक्ष्मी। ओके, लक्ष्मी फ्रॉम द प्रीवियस कोर्स या फिर कोई नया बच्चा है? नो मैम, मैं पहले भी थी मैम। यार, सो मेनी नेम्स आर सिमिलर, दिस इज सो कंफ्यूजिंग। ओके, सो आई। मैम मैं आई वाज स्टूडेंट। यस। सॉरी। आई वाज द फर्स्ट स्टूडेंट इन योर क्लास। मैं और सुश्री। ओके, इन दिस कोर्स ना? यस मैम। Okay, this is such a coincidence. The first student I had in my previous course, her name was also Lakshmi. Your name is also Lakshmi. This is such a good luck for me. हाँ जी, तो आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बता दो यार। मैम मैं अब फर्स्ट कोर्स के बारे में ही बात कर रही थी। अच्छा, तो मैंने वही तो पूछा ना कि आप पिछले कोर्स में थे क्या? यस मैम। वैसे ही फील ले गई मतलब है। हाँ। कैसा हो पेपर लक्ष्मी? मैम पेपर वन मेरा अच्छा नहीं रहा थोड़ा। हम्म। ठीक है, बट पेपर टू पेपर। आपकी बहुत सारी जो मेथड्स थे मुझे काफी हेल्पफुल लगे। लाइक आपने बोला था ना कि कौन सा नहीं होगा,
हम्म। वो अगर आप समझ जाते हो तो आप सही टिक कर लेते हो, तो मेरे को काफी हेल्प किया। बट पेपर वन अगर मैं अच्छा करती तो शायद मेरा इस बार हो जाता, मुझे ऐसा लगता है। बट लेट्स सी, एनसीटी आएगा तो उसके बाद मैं कुछ बता पाऊँ। चलो गुड टू नो यार कि पेपर टू में आपको हेल्पफुल लगा। बाकी कोई नहीं, अगर पेपर वन की वजह से कुछ कमी रह जाती है तो दोबारा पेपर है ये 3 महीने में, ज्यादा टाइम भी नहीं जाएगा। ये दैट्स गुड। ओके, और कौन है? कौन सा रह गया अभी? आई थिंक मोटो E7 Plus इज रिमेनिंग। समवन इन द वेटिंग रूम टू। हेलो मैम। हेलो हेलो। हाय। मैम मैं विजेता। ओके, यू आर आल्सो फ्रॉम प्रीवियस पेपर। यस मैम। ठीक है, कैसा हुआ पेपर? मैम मैंने नहीं दिया, मैं जून अच्छा वाला अच्छा, दूंगी। हाँ हाँ, आपने बताया था, ठीक है, आप नेक्स्ट वाला दोगे। हाँ, यस। आपका वैलिडिटी का इशू था। ठीक है ठीक। तो अभी तक कैसी चल रही है प्रिपरेशन? मैम ठीक चल रही है, बट कुछ जो समझ में नहीं आ रहा था वो अब होंगी क्लासेस तो क्लियर हो जाएगा। हम्म। ठीक है, अच्छी बात है। चलो, बाकी कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो यार, क्योंकि नेक्स्ट पेपर भी ज्यादा टाइम है नहीं, 3 ही महीने हैं, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा टाइम लिया इस बार स्टार्ट करने में, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा, मैं ग्रूव में आ गई हूँ, तो मैं भी मतलब जल्दी जल्दी खत्म करवा पाऊंगी। प्लस ये टाइफाइड वाला भी इशू था। बट अभी क्योंकि वही बात है कि मेरे को भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो मेरे को भी समझाना जो है वो कंपैरेटिवली इजियर रहेगा एज कम्पेयर टू पहले वाले कोर्स से। ठीक है, तो आई एम होपिंग फॉर दैट। बाकी किसी को कोई डाउट है, जो नए बच्चे आए हैं या पुराने वालों को भी हो, तो कुछ पूछना हो पेपर के बारे में? ओके, Seher इज ऑल्सो हियर। पूछना है किसी को कुछ? नो, अभी तक तो नहीं। ओके, सो लाइक जो एक दो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ आपको। आई होप आप लोगों को मार्किंग स्कीम वगैरह पता होगी, जो कुछ भी होती है। अ, कितने 100 क्वेश्चन होते हैं ना, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो इन टोटल 200 मार्क्स का होता है पेपर टू। ठीक है, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और बट प्रॉब्लम वुमेन स्टडीज के साथ आजकल ये आ रही है कि one second, कि कंटेंट जो है एग्जाम का वो बदलता जा रहा है, और सोर्सेज है नहीं है। ठीक है, तो ये पिछले वाले बच्चों को काफी अच्छे से पता है कि आई डू वट एवर सोर्सेज आई कैन फाइंड। ठीक है, मतलब और हमने पिछली बार एक नई बुक का भी, मतलब मैंने सारा कंटेंट जो था वो कवर कर दिया था। क्या नाम था उसका? रीमा भाटिया, हाँ। ठीक है, तो मतलब वो सब कुछ है कि वट एवर आई फाइंड आई शेयर। ठीक है, लेकिन डिफिकल्ट वो सबके लिए है, तो आई ऑलवेज से दिस सो दैट कि मतलब आप लोग कोई फॉल्स होप्स ना रखो। मैं कोई गारंटी तो दे नहीं रही हूँ कि आपका एग्जाम निकल ही जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी लेवल। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन योर लक। ठीक है, और इट डिपेंड्स ऑन कि बाकी बच्चों ने वो मटेरियल पढ़ा है जो आपने पढ़ा है कि नहीं। ठीक है, तो वो वाली बात है। तो मैंने पहले भी ये पिछली फर्स्ट क्लास के अंदर क्लियर करा था, और अभी भी मैं अभी क्लियर कर रही हूँ कि बिकॉज द कंटेंट इज चेंजिंग सो मच। ठीक है, मेरे को भी कोई ज्यादा सोर्सेज मिलते नहीं, लेकिन जो कुछ भी मेरे को मिलता है वो आई शेयर। ठीक है। बाकी आज क्लास स्टार्ट करनी है तो बताओ। मेरे को तो सिर्फ इंडक्शन के लिए रखना था, बट ज्यादा बच्चे आए नहीं, तो इंट्रोडक्शन जल्दी खत्म हो गई। इसमें नए ग्रुप में कितने बच्चे हैं अभी तक? There are 2 3 students from the new group who haven't joined so far. पूछ लो यार कुछ तो, वरना मैं फिर क्लास स्टार्ट कर दूंगी, और क्या है।
मेरा वैसे आज पढ़ाने का मन था नहीं बिल्कुल भी, बट अब अगर आप लोग कुछ पूछ नहीं रहे हो तो मेरे को क्लास स्टार्ट करनी पड़ेगी। चलो लेट स्टार्ट इट फिर। छोटी क्लास रखेंगे आज, ठीक है, कल से प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। आई होप इट इज गेटिंग रिकॉर्डेड। ओ अच्छा, सर रहेगी। सर हाउ वाज योर पेपर? सर कैन यू हियर मी? ओके, ठीक है फिर लेट स्टार्ट विद क्लास। कैन यू सी द स्क्रीन? नहीं रुको, अभी तो मैंने शेयर ही नहीं करी। Yes, it's visible. ओके गुड, 1 सेकेंड। सर इज सेइंग आई एम नॉट एबल टू स्पीक। बाकी सब लोग तो अपना माइक अनम्यूट कर पा रहे हैं ना? यस मैम। Yes, yes. व्हाई इज शी नॉट एबल टू डू दैट? इसमें कोई होस्टिंग की प्रॉब्लम कभी हुई तो है नहीं? आई डोंट नो, मेरी साइड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो थोड़ी देर बाद ट्राई करना सर अब। ओके सो पिछले कोर्स में भी हम लोगों ने यूनिट 2 जो थी वो पहले खत्म करी थी, ठीक है, और बाकी सारी यूनिट्स उसके बाद करी थी, बिकॉज वही लॉजिक वही है कि सबसे पहले आपको फाउंडेशन ऑफ फेमिनिज्म पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली वो मुद्दा क्या था जहां से ये सारी चीजें शुरू होती हैं, और उसके बाद ही जब आपके पास एक बेसिक फेमिनिस्ट अंडरस्टैंडिंग होती है तो आप उसको जो है अलग अलग डिसिप्लिन के अंदर लगा सकते हो, जैसे कि वुमेन इन वर्क, वुमेन इन हेल्थ, ठीक है, वुमेन इन एजुकेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि जरूरी क्यों है बेसिकली वुमेन का इन सारी चीजों के अंदर पार्टिसिपेट करना, ठीक है, क्या क्या बैरियर्स होते हैं जो वुमेन को रोकते हैं इन सब के अंदर पार्टिसिपेट करने से, ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, और कौन कौन से नए एफर्ट्स इनिशिएटिव्स लिए जा चुके हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम लोग बाकी की यूनिट्स के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन उस सबको समझने के लिए पहले जो रीजन है, द वाई, वो इम्पोर्टेंट होता है, और वो आपको यही वाली यूनिट के अंदर अलग अलग जो फेमिनिस्ट थेरीज हैं वो समझाती हैं, ठीक है। तो लेट मी जस्ट शो यू द सिलेबस फर्स्ट, एक सेकेंड। वन सेकेंड। कैन यू सी इट? Yes. यस मैम। Yes, ma'am. So this is basically the syllabus, ठीक है, for the new students I'm बता रही हूँ मैं उनके लिए, मतलब 10 यूनिट्स होती हैं, ठीक है, इन टोटल जो है। सो सिलेबस ज्यादा होता है बेसिकली, ठीक है। 10 यूनिट्स में से मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है वो यूनिट 2 ही है, फेमिनिस्ट थिंकर्स एंड थ्योरीज। 21 में क्या हुआ था कि मैंने सारा फोकस जो था, नॉट सारा मतलब मोस्टली फोकस मैंने इस यूनिट के ऊपर रखा था, और इसमें से 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। लेकिन दैट डज नॉट मीन कि इस बार भी ऐसा ही हुआ होगा या अगले बार भी ऐसा हुआ होगा। 2020 तक इसमें से 20-25 क्वेश्चन जो थे वो एक यूनिट में से आते थे। और अभी वाले बच्चे मेरे को बता पाएंगे इस यूनिट में से कितने क्वेश्चंस थे इस बार, लाइक जस्ट टू मेक एन आइडिया। कोई तो बता दो यार, आए भी थे क्वेश्चन की नहीं?
सुश्री, आप बता दो। शहर, लक्ष्मी, एनीवन एट ऑल? Seher is typing in the chat box as she can't speak, so she says कि आए थे statements आए थे. Sorry, can you repeat that again? There was a lot of echo. Like Seher is typing in the chat box that आए थे statements आए थे. She's saying ना she can't speak. Ask the host to unmute. So Okay, okay. Yes, yes, yes. I saw it now. ठीक है। तो स्टेटमेंट बेस्ड थे, फैक्चुअल नहीं थे, जैसे बुक्स एंड ऑथर्स के नाम्स वगैरह, ऐसा सब कुछ? दिस इज सो प्रॉब्लमैटिक। एनीवेज, ये चीज मेरे को आप लोग ग्रुप के अंदर मेंशन करके बताना। आई डोंट नो यहाँ पे लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं आज। ठीक है, ओनली सहर इज टाइपिंग इन द चैट बॉक्स। ऑथर्स के बुक्स में जो स्टेटमेंट्स थे वैसे ही आए थे। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। गॉट इट, कि मतलब जैसे किसी बुक में से कोई कोटेशन उठा दी हो, ठीक है, वो पूछ ली हो कि किसने बोली थी या क्या मतलब था। आई एम होपिंग कि यही मतलब है इसका। ठीक है, बाकी प्लीज मेरे को ग्रुप में बता दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों के हिसाब से कौन कौन सी यूनिट्स थी जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे। ऑल दो आई नो पेपर के बाद कुछ भी याद नहीं रहता क्या आया था क्या नहीं आया था, बट जस्ट ट्राई टू रिवाइंड थोड़ा सा एंड टेल मी कि कौन कौन सी यूनिट में से कौन कौन से क्वेश्चंस, नॉट कौन कौन से, मतलब कितने कितने क्वेश्चन जो थे वो पर यूनिट आपके हिसाब से आए हुए थे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट आपको कौन सी लगी और लीस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी लगी, तो इसको प्लीज ग्रुप में मेंशन करके बता देना। बाकी लोगों की हेल्प हो जाएगी और मेरी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो कमिंग बैक टू सिलेबस, यूनिट 2 इज फेमिनिस्ट थिंकर्स एंड थ्योरीज। ठीक है, इसके अंदर हम लोग अलग अलग तरह की फेमिनिस्ट थ्योरीज पढ़ते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम लिबरल फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट, रेडिकल, सोशलिस्ट। ठीक है, ये चार जो है ये फाउंडेशनल फेमिनिज्म मानी जाती हैं, जो सबसे पहले आई थी। ठीक है, जिन्होंने अलग अलग बेसिकली अप्रोचेस बताए थे विमेन की एम्पावरमेंट के लिए। ठीक है, विमेन को सबॉर्डिनेशन में से निकालने के लिए। ठीक है, इसी इसी को वेस्टर्न फेमिनिज्म को एक तरह से चैलेंज करते हुए, जो इंडिया का पर्टिकुलर सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर जिस तरह की फेमिनिज्म ठीक बैठे, उसको लेकर के आया था इंडियन फेमिनिज्म। ठीक है, देन देर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज ब्लैक फेमिनिज्म। ठीक है, जो कि अफ्रो अमेरिकन जो लोग थे उन्होंने स्टार्ट करा था इसको। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से दलित फेमिनिज्म भी होती है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि इंटरसेक्शनैलिटी की वजह से कितनी और तरह की नई फेमिनिज्म्स जो हैं वो उभरी। ठीक है, फिर आजकल जो काफी इंपॉर्टेंट चलता है दैट इज इको फेमिनिज्म। ठीक है, कि हाउ एनवायरमेंट एंड वुमेन आर सबऑर्डिनेटेड एट द सेम टाइम बाय दोज हु डोमिनेट द प्रॉपर्टी एंड दे आर मेल जेंडर। ठीक है, सो दिस इज कि हम लोग इस तरह की ये सारी फेमिनिज्म्स जो हैं ये पढ़ेंगे। देन इज कि उसके बाद भी जो नई नई डिबेट्स जो हैं वो उभर रही हैं, स्पेशली इन पोस्ट मॉडर्न टाइम्स, तो पोस्ट कलोनियल या पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। ठीक है, LGBTQIA+ वाली फेमिनिज्म जो है। ठीक है, देन वी वुड बी हैविंग मैस्कुलिनिटी स्टडीज। ठीक है, तो मैस्कुलिनिटी स्टडीज में से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, बट थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज इट अबाउट। ठीक है, कहाँ पे सबसे पहली बार शुरू हुआ था, और विमेन स्टडीज ने किस तरह से हेल्प करा है मैस्कुलिनिटी स्टडीज को ला पाने में एज अ सेपरेट डिसिप्लिन। ठीक है, एंड देन वी हैव ये अलग अलग मूवमेंट्स जो हैं। ठीक है, जो कि पोस्ट 1950s आप कह सकते हो जो शुरू हुई हैं। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज के अंदर, स्पेशली गे राइट्स के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइड मार्च कब होती है इंडिया में, सबसे पहली बार गे मार्च जो थी वो कहाँ पे और कब हुई थी। ठीक है, व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि इसके अंदर भी विमेन स्टडीज ने किस तरह से कंट्रीब्यूट करा इन सारी मूवमेंट्स को सामने लाने में। देन वी हैव फेमिनिस्ट थिंकर्स इन 18th 19th 20 एंड 21st सेंचुरी। इनको हम पढ़ेंगे, इन्हीं सारी फेमिनिज्म के साथ साथ में ये कवर हो जाएंगे, क्योंकि वही लोग थे जो ये वाली फेमिनिज्म्स लेकर के आए थे। ठीक है, उन्हीं के दिए हुए अलग अलग कॉन्सेप्ट्स थे, उन्हीं की बुक्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो बुक्स के मेरे को पता नहीं, लाइक आई डू नॉट नो कि अब मुझे बुक्स के नाम के साथ कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2020 तक बहुत सारे आते थे, लेकिन फिर मेरे को उस चीज का भी डर लगता है दैट इफ आई लीव इट और ये नेक्स्ट पेपर के अंदर फिर से वही पैटर्न आ गया,
तो आप लोगों का उसमें नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो आई शेयर एवरीथिंग, आप लोग अपनी विजडम के अकॉर्डिंग, अपने डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख करके जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद लिबरल फेमिनिज्म टुडे। तो हाँ, फॉर द न्यू स्टूडेंट्स आई एम टेलिंग, जो बुक्स के नाम होते हैं वो रेड फॉन्ट के अंदर होते हैं हमेशा। ठीक है, जैसे कि मैरी वोल्स्टोन की जो बुक है दैट इज अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। ठीक है, इसी तरह से हैरियट टेलर की ये वाली है। तो वट एवर इट इज इन रेड फॉन्ट, दैट मीन्स कि इट इज आइदर अ बुक और एन एसे रिटन बाय दैट रिस्पेक्टिव ऑथर। ठीक है, तो दिस इज, लेट्स स्टार्ट विद लिबरल फेमिनिज्म देन। कि लिबरल फेमिनिज्म जो है वो सबसे पुरानी फेमिनिज्म है। ठीक है, सबसे पहले जो फेमिनिज्म आई थी दैट वाज लिबरल फेमिनिज्म ओनली। जैसे हम लोग बोलते हैं कि सबसे पहले अगर पॉलिटिकल थियरी के अंदर कोई कॉन्सेप्ट आया था, मतलब कोई फिलोसफी आई थी, दैट वाज लिबरलिज्म ओनली। ठीक है, तो उसी तरह से फेमिनिज्म के अंदर भी जो सबसे पहले आई दैट वाज लिबरल फेमिनिज्म ओनली। ठीक है, तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का टाइम था बेसिकली, जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी उभर रहे थे। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस में हुई थी, 1789 के अंदर हुई थी। हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स को ये बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, उससे पहले अमेरिकन रेवोल्यूशन जो थी फॉर इंडिपेंडेंस हो चुकी थी। ठीक है, तो द कॉन्सेप्ट्स लाइक की राइट्स ऑफ ऑल पीपल, ठीक है, कि और सब सब लोग जो हैं वो बराबर हैं। ठीक है, क्योंकि उससे पहले अरिस्टोक्रेसी होती थी जहाँ पे देयर वुड बी लैंडलॉर्ड्स होते थे। ठीक है, मिडिवल टाइम्स के अंदर, स्पेशली यूरोप के अंदर, इंडिया जैसी कंट्रीज के अंदर मोनार्की होती थी। उस मोनार्की वाली क्लास के अंदर जो कुछ भी रूलर्स वगैरह होते थे, उनके रिश्तेदार होते थे, वो सब लोग इंपॉर्टेंट होते थे। दैट यूज टू बी वन क्लास। फिर एक प्रीस्टली क्लास होती थी। ठीक है, जैसे कि जो रिलीजियस हेड्स होते थे, ठीक है, जो रिलीजन से जुड़े हुए लोग होते थे वो इंपॉर्टेंट होते थे। तो ये अपर दो क्लासेस जो थी, प्रीस्टली क्लास एंड अरिस्टोक्रेसी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते थे सोसाइटी के अंदर। ठीक है, लेकिन नीचे एक वास्ट सेक्शन जो था वो कॉमनर्स का होता था। तो होते होते क्या हुआ, दिस इज अ वेरी लार्ज स्टोरी, तो इफ आई गेट इनटू इट तो हम फेमिनिज्म नहीं कर पाएंगे। बट इतना समझो कि मतलब वो जो नीचे वाली क्लास थी उसने धीरे धीरे समझा कि नहीं, ये रिसोर्सेज जो हैं लैंड के ऊपर, ठीक है, वो सबके होते हैं। तो दे कम टू यू एज बेसिक ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो उसके ऊपर सबका अधिकार होता है। और अगर कोई उन रिसोर्सेज को लेकर के अमीर बन रहा है तो दैट इज योर एक्सप्लॉइटेशन। तो इस वजह से द कॉन्सेप्ट्स लाइक इक्वालिटी एमर्ज करते हैं। ठीक है, कि सब लोग पहले तो इन कॉन्सेप्ट बराबर है। जो जो भी बैरियर्स हैं जो लोगों की इनइक्वालिटी को परसिस्ट करके रख रहे हैं, जैसे कि मोनार्की, ठीक है, तो उन सबको खत्म करने की जरूरत है। और इसी सबको, इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ब्रिटेन की ग्लोरियस रेवोल्यूशन, ये सारी आती है। ठीक है, द टाइम वी वर टॉकिंग अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन का 1789 फ्रांस के अंदर होती है। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया कि इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट इमर्ज कर रहा था, लेकिन इक्वालिटी जो थी ना, उन सारे कॉन्सेप्ट्स के अंदर ही बहुत चंद लोगों के लिए, बहुत चंद सेक्शन के लिए मानी जाती थी। उसके अंदर विमेन को तब भी इंक्लूड नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो इक्वालिटी ऑफ एवरी वन यूज टू बी ओनली इक्वालिटी फॉर मेन। ठीक है, और मेन के अंदर भी जो कि सबसे ज्यादा डोमिनेंट क्लास है वही इन सारी चीजों को कर पाते थे। या आप बोल सकते हो कि मतलब लड़ाई तो सबने लड़ी थी उसके लिए, इफेक्टिवली इक्वालिटी जो है वो अपर क्लासेस, अपर कास्ट तक ही सीमित सीमित रह गई, अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करो तो। ठीक है, और उसके अंदर भी मतलब वहां पे भी औरतों का कोई शेयर जो था वो नहीं था। तो इक्वालिटी ऑफ ऑल पीपल जब वो बोलते थे दैट ओनली यूज टू मीन इक्वालिटी फॉर मेन, और वुमेन जो है वो तब भी सबॉर्डिनेट ही रहेंगी। तो इस वजह से इतनी सारी पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस के बाद भी, मतलब जहाँ पे इतने बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट्स की बात करी जा रही है, इस वजह से फेमिनिज्म को अलग से इमर्ज करना पड़ा कि ये वाले जो मेन स्ट्रीम कॉन्सेप्ट्स हैं जो सबकी इक्वालिटी की बात करते हैं, ये भी वुमेन को इग्नोर करते हैं। और यहाँ से जो है बेसिक फाउंडेशन ऑफ फेमिनिज्म जो है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम के ऊपर देयर वाज लेडी कॉल्ड मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट। ठीक है, उन्होंने सबसे पहली फेमिनिस्ट, अगर आप किसी को बोल सकते हो फेमिनिस्ट, जिस तरह से आज हम उसकी बात करते हैं, ऐसे तो एंशियंट टाइम के अंदर आपको बहुत सारी फेमिनिस्ट औरतें मिल जाएंगी। ठीक है, या फेमिनिस्ट मेल भी मिल जाएंगे, लेकिन जिस तरह से फेमिनिज्म को हम आज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर समझते हैं, उस तरह से फेमिनिज्म की अगर किसी ने सबसे पहली बार बात करी थी तो दैट वाज मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट। ठीक है, तो उन्होंने इन्होंने 1792 के अंदर एक बुक पब्लिश करी थी, अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। तो हम ये मतलब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बट फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट ने ये सब कुछ करा था। अब वही बात है जो मैं बोल रही हूँ कि इक्वालिटी ऑफ मेन यूज टू बी ओनली
इक्वालिटी ऑफ ऑल पीपल यूज्ड टू बी इक्वालिटी ऑफ मेन ओनली। तो उसके अंदर जो है ये सारे जो बड़े बड़े थिंकर्स थे, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन जैसे कॉन्सेप्ट जहां से आए थे, ठीक है, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी जैसे कॉन्सेप्ट जो थे वो सबसे पहली बार कहीं से आए थे, तो वो इन्हीं सारे ऑथर्स ने दिए थे। अब इनके व्यूज देखो औरतों के ऊपर कैसे थे, जो इक्वालिटी ऑफ ऑल पीपल की बात करते थे। अरिस्टोटल तो एंशियंट टाइम्स के अंदर थे, तो उनका सबसे पहली बार मतलब 2-3 हजार साल पहले के ग्रीस के अंदर उनका कॉन्सेप्ट था रिडक्शनिज्म का, कि विमेन जो है वो एक डिफॉर्मिटी है, ऑल्दो एक नेचुरल डिफॉर्मिटी है। तो इट्स लाइक कि मेन जो है वो नेचुरल ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, जिनके अंदर कुछ भी खराबी नहीं है, जो कि नेचुरली विच शुड बी द ऑर्डर, ठीक है, कि जो चीज सबसे ज्यादा सही है जिसको ऐसे ही होना था। मेन के अंदर थोड़ी सी खराबी हो गई, थोड़ी सी डिफॉर्मिटी हो गई, तो विमेन एमर्ज करी दुनिया के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि वो एक डिफॉर्मिटी है बेसिकली, इसी वजह से उनको अनइक्वल जो है वो रखा जाता है। अब ये सब कुछ जो है आप लोगों के लिए डिटेल में जाना जरूरी नहीं है, बिकॉज नॉट नो वन इज गोइंग टू आस्क, लेकिन जस्ट सो यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग, इस वजह से मैंने ये सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड करा है, ठीक है। देन रूशो का कॉन्सेप्ट था, दिस इज फ्रेंच रेवोल्यूशन का टाइम। रूशो का कॉन्सेप्ट था विमेन्स एजुकेशन एज पर द नीड्स ऑफ मेन, ठीक है, कि औरतों को एजुकेशन दे दो, क्योंकि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम के ऊपर एजुकेशन जैसे कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा इमर्ज कर रहे थे। तो रूशो ने बोला कि औरतों को एजुकेशन दी जानी चाहिए, लेकिन उतनी ही दी जानी चाहिए जितना उनके अराउंड के जो मेल हैं उनके काम आएगी। तो अगर वो अपने पति को बेटर जो है वो सर्व कर सके, अपने बच्चों को बेटर सर्व कर सके, ठीक है, अपने बाकी आस पड़ोस के लोगों को, मेल्स को ज्यादा बेटर सर्व कर सके, उसी के हिसाब से उनकी पढ़ाई होनी चाहिए। जैसे कि उनको निटिंग की जो है एजुकेशन दी जानी चाहिए है, ठीक है, कपड़े सिलने की एजुकेशन दी जानी चाहिए, हाउस होल्ड वर्क किस तरह से करना है जिसको आज होम साइंस बोलते हैं। तो वो सारी चीजों के लिए उनको एजुकेशन दी जानी चाहिए। बाकी जो ये बड़े बड़े कॉन्सेप्ट होते हैं, पॉल साइंस पढ़ना या हिस्ट्री पढ़ना, ठीक है, या रेवोल्यूशन ले आना, ये सारी चीजें जो है ये सिर्फ मेल के हिस्से में आनी चाहिए, ठीक है। उसी तरह से देकार्टे का नॉर्मेटिव डुअलिज्म का एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है, कि इन्होंने एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करी माइंड और बॉडी के बीच में, ठीक है। तो इनके हिसाब से माइंड जो है वो मैन को रिजेंबल करता है और बॉडी जो है वुमन को रिजेंबल करती है। तो मैन वुड बी लाइक कि वेरी रैशनल, ठीक है, बट वुमन वुड बी इमोशनल। तो यहाँ पे जो बेसिक डिस्टिंक्शन है ऑफ नॉर्मेटिव डुअलिज्म बाय देकार्टे, ठीक है, दैट इज व्हाट ही टॉक्ड अबाउट। देन वी हैव इमैनुअल कांत, जिन्होंने बोला विमेन आर पैसिव सिटीजन्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें जस्ट ऐसे ही आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, डू नॉट मेमोराइज देम। एंड देन जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है, मतलब इन सारों के साथ साथ एक जनरल जो चीज चलती थी वही सेम जो देकार्टे ने बोला था, कि रैशनल जो है वो मैन है, क्योंकि वो माइंड है उसके पास, ठीक है, और वुमेन जो है वो बॉडी को रिजेंबल करती है, तो दे वुड बी मोर टेम्पचुअस, दे वुड बी मोर इमोशनल, इस तरह की चीजें, ठीक है। देन वी हैव कि सो लिबरल फेमिनिज्म, तो इस सब को देखते हुए लिबरल फेमिनिज्म ने आर्ग्यू करा कि विमेन के पास भी इक्वल राइट्स जो हैं वो होने चाहिए। अब मैंने यहाँ पे इक्वल राइट्स को अंडरलाइन क्यों करा है, ठीक है, ये सबसे पहला क्वेश्चन जो है, अगर किसी कोई राइट सेंसेस में आपसे पूछे तो वो यही पूछ लेगा कि लिबरल फेमिनिज्म ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, विमेन को इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए, दैट वाज इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है। सबसे पहली स्टेज के अंदर इट वाज इक्वल पॉलिटिकल राइट्स ओनली, बाद में जाकर के जैसे जैसे लिबरल फेमिनिज्म इवॉल्व करती गई उसके अंदर बाकी की सोशल राइट्स भी आते गए, लेकिन सबसे पहली बार इन्होंने इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की ही बात करी थी। तो पॉलिटिकल राइट्स के अंदर सबसे पहली बात क्या आएगी, राइट टू वोट एंड राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। तो इन्होंने बोला कि औरतों के पास भी राइट टू वोट जो है वो होना चाहिए है, ठीक है। ये हम अगली क्लासेस में करेंगे कौन सी कंट्री ने सबसे पहली बार राइट टू वोट दिया था एंड ऑल दैट, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई आई हैव अंडरलाइन दिस, द फर्स्ट फेमिनिज्म, ठीक है, विच आर्ग्यूड, या मतलब व्हाट डिड लिबरल फेमिनिज्म आर्ग्यू फॉर, तो दैट वाज इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, ठीक है, स्पेशली इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। तो इसको एज इट इज याद कर लेना, आपके पेपर में हर जगह पे ये काम आएगा, ठीक है। देन वी हैव की आज के जो लिबरल फेमिनिस्ट हैं, जैसे कि मैंने बोला कि लिबरल फेमिनिज्म धीरे धीरे इवॉल्व हुई है, ठीक है। तो इसका जो पूरा का पूरा इवॉल्व वाला प्रोसेस है, अगर आप लोगों को टाइम लगे और आप लोगों को इंटरेस्ट हो तो आप पढ़ सकते हो अलग अलग बुक्स के अंदर, पेपर के लिए आई डोंट थिंक उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के जो लिबरल फेमिनिस्ट्स हैं, द कंटेम्परेरी वंस, दे आर्ग्यू फॉर अ वेलफेयर स्टेट, ठीक है। पहली बात तो लिबरल फेमिनिज्म जो थी जब पहले आई थी तो उनका जितना एजेंडा था पॉलिटिकल राइट्स का, जैसे जैसे वो मिल गया था उसके बाद लिबरल फेमिनिज्म जो थी थोड़ी सी आउटडेटेड हो गई थी, कोई नया एजेंडा नहीं बचा था, ठीक है। तो इन्होंने अपने आप को जिस तरह की पॉलिटिकल स्टेट्स एमर्ज कर रही थी उसके साथ जो है मिक्सअप करा, ठीक है, और इन्होंने बोला कि मोनार्किकल स्टेट से निकलते हुए जब ये वेलफेयर स्टेट्स बन रही थी तो इन्होंने बोला कि ये वेलफेयर स्टेट जो है ये सोशल रिफॉर्म्स लेकर के आए,
ठीक है। और सोशल रिफॉर्म्स के अंदर जो है उसके अंदर एजुकेशन भी आ जाएगी, एम्पावरमेंट भी आ जाएगी, जो ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स हैं उनको खत्म करने के बाद भी आ जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि औरतों को जो उनके ऊपर ट्रेडिशनल बैरियर्स पड़ते हैं वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। विल प्रोवाइड देम इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड दैट इन द एंड विल इंश्योर वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। लेकिन इस सब के लिए एक वेलफेयर स्टेट का होना जरूरी है, जिस वेलफेयर स्टेट का ये एजेंडा हो वुमेन एम्पावरमेंट का, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ लिबरल फेमिनिज्म, ठीक है। दिस इज नॉट कि यहीं पे खत्म हो गया, आप लोग इसको जितना मर्जी चाहो पढ़ सकते हो, दिस इज एन अनएंडिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब वी हैव सम थिंकर्स हियर। क्लास का टाइम जो वो 7 मिनट का ही रह गया, बिकॉज पहले इंट्रोडक्शन में थोड़ा टाइम चला गया। तो आज हम जितना भी आज कवर होता है वो कर लेंगे, बाकी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, ठीक है। तो जो मैंने बात बताई अभी मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट की, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम के ऊपर 1792 के अंदर इन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी विच इज कॉल्ड अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द ऑथर, द ईयर एंड द नेम ऑफ द बुक, ठीक है। तो इसके अंदर इन्होंने क्या बोला, पब्लिक प्राइवेट डिवाइड को सबसे पहली बार रिजेक्ट करा, ठीक है। तो पब्लिक प्राइवेट डिवाइड क्या होता है, दैट मीन्स कि पब्लिक के अंदर जो है, दैट इज कि जो सोशल स्पेस होती है, आपके घर के बाहर की स्पेस होती है, वहां पे मेन काम करेंगे, ठीक है। और औरतें जो है वो घर की चार दीवारी के अंदर काम करेंगी, ठीक है। तो आज भी ये चलता है, हर जगह पे चलता है, स्पेशली इंडिया में यही है, मोस्टली यही है, ठीक है। धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं कि औरतें जो है दे डू हाउस होल्ड वर्क, ठीक है। लेकिन मेल जो है वो बाहर जा करके पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो वो इकोनॉमिक जो काम है वो मेन को दिया जाता है, जिसकी वजह से मेन जो है वो ज्यादा एम्पावर्ड होते हैं, बिकॉज दे हैव दैट काइंड ऑफ फाइनेंशियल अबिलिटी फॉर देमसेल्व्स, बिकॉज दे अर्न, ठीक है। और औरतें जो है बिकॉज दे डू डोमेस्टिक वर्क ओनली, और वो उनको उस चीज के लिए रिवॉर्ड नहीं किया जाता इन इकोनॉमिक टर्म्स, ठीक है। और उनको और कोई सैलरी का सोर्स नहीं होता, तो दैट इज वाई दे बिकम टोटली डिपेंडेंट ऑन मेन, ठीक है। अब हम आगे जा करके व्हेन वील डू आपकी मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म एंड ऑल दोस थिंग्स, तब हम पढ़ेंगे कैपिटलिज्म ने किस तरह से पब्लिक प्राइवेट डिवाइड को शेप करा है। दिस इज कैपिटलिज्म का ही पूरा वो, क्योंकि बहुत सारे स्कॉलर्स जो है वो आर्ग्यू करते हैं कि कैपिटलिस्ट टाइम से पहले, यानी कि मॉडर्न टाइम से पहले, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले जो था, औरतें जो थी इतनी हद तक जो है प्राइवेट के अंदर सीमित नहीं थी, ठीक है। वो पहले दे यूज टू गो आउट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन मिडिवल टाइम्स, ठीक है, दे यूज टू वर्क इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स एंड ऑल, जो कि उनको अलग तरह की एम्पावरमेंट देता था। वो मार्केट प्लेसेस में घूमती थी, वहां पे हेल्प करती थी। लेकिन कैपिटलिज्म ने धीरे धीरे जो था इस पूरे सिस्टम को काफी ज्यादा रिजेक्ट कर दिया। दिस इज मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म वाला टॉपिक है, हम उसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट ने ये पब्लिक प्राइवेट डिवाइड को रिजेक्ट करा। उन्होंने बोला कि हमें इस तरह की सोसाइटी चाहिए जहाँ पे औरतें भी बाहर जा सकें और आदमी जो है वो भी अंदर घर का काम कर सके, ठीक है। नो नॉट घर का काम, बिकॉज दिस इज वेरी इनिशियल स्टेज, तो आई डोंट थिंक उन्होंने ये आर्ग्यू करा होगा। बट इन एटलीस्ट कॉन्सेप्चुअल टर्म्स के अंदर उन्होंने पब्लिक प्राइवेट डिवाइड को जो था वो रिजेक्ट करा। वो किस तरह का, मतलब क्या किस तरह के टर्म्स के ऊपर होगा, क्या क्या फिर उसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होगा, उस सब के ऊपर उन्होंने बात नहीं करी होगी, ठीक है। लेकिन इन कॉन्सेप्चुअल टर्म्स ही रिजेक्टेड पब्लिक प्राइवेट डिवाइड, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने फोकस करा एजुकेशन एंड एक्सपोजर फॉर वुमेन। इसके ऊपर एम्पावरमेंट की बात नहीं है, क्योंकि एम्पावरमेंट बाद में जेएस मिल का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि औरतों को भी इक्वल एजुकेशन जो है एज मेन दी जानी चाहिए है, ठीक है। देखो ये फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहली बार पॉलिटिकल राइट्स की बात होगी, एजुकेशन की बात होगी, क्योंकि अब भी फेमिनिज्म स्टार्ट हो गया। इट्स अनलाइक टुडे, आज तो मतलब हम लोग हर एक तरह की बात कर देते हैं, हर एक तरह की इक्वालिटी की बात कर देते हैं, ठीक है। हर एक तरह की, मतलब जो जो फील्ड्स हैं, जैसे कि रेसलिंग हो गया फॉर एग्जांपल, जहाँ पे औरतों का पहले रिप्रेजेंटेशन नहीं था, जैसे कि वुमेन क्रिकेटर्स हो गई। तो हम तो आज तो हम हर एक फील्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम के ऊपर क्योंकि ये फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये बहुत बेसिक चीजों की बात करेंगे, जैसे कि प्रोवाइडिंग एजुकेशन और प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू वुमेन, ठीक है। तो दिस इज अबाउट मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर, ठीक है। देन वी हैव हैरियट टेलर। तो हैरियट टेलर की बुक थी 1851 के अंदर, इन्फ्रेंचाइजमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ इतना ही याद रखना। बाकी हम लोग जेएस मिल जो है वो हम कल करेंगे, क्योंकि अभी 3 मिनट का ही टाइम रह गया, ठीक है। तो बिकॉज इफ आई गो इनटू जेएस मिल, ये थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है, फिर आपको थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी, बीच में रुक जाएगा ये आज ही, ठीक है। कल विल डू हैरियट टेलर, जेएस मिल और बाकी का लिबरल फेमिनिज्म, ठीक है। और इसके बाद हम लोग कल मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म भी खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? नो। ओके, ठीक है। देन आई विल सी यू गाइस टुमारो, ओके। ओके। ओके ओके जी, मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू।